अपने अपनी सामर्थ्य और अपनी शक्ति का परिचय पिछले 11 वर्ष की यात्रा में 11वीं अर्थव्यवस्था का भारत आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी सामर्थ्य और अपनी शक्ति का परिचय दुनिया को करा रहा है। महोदय, अब उत्तर प्रदेश की भी आप देखें, 1947 से 2017 के बाद 17 तक जो स्थितियां थी उत्तर प्रदेश के अंदर, बीच के कुछ कालखंडों को छोड़ दें तो शेष समय क्या स्थिति थी। 1990 के दशक में औद्योगिक इकाइयों में तालाबंदी, निवेशक हतोत्साहित था, ऐतिहासिक नगर, उपजाऊ भूमि, नदियां और श्रमबल होने के बावजूद आर्थिक रफ्तार बहुत धीमी थी। आजादी के बाद 2016-17 तक उत्तर प्रदेश की जो नेशनल जीडीपी थी उसमें योगदान में लगातार गिरावट थी। कुल हम लोग 2016-17 में उत्तर प्रदेश की जो भागीदारी थी, जो 1960 में 14% से अधिक थी, 1950 से 60 के दशक में यह 14% से घट करके 8% रह गई थी 2016-17 में। कहां ले जा रहे थे आप? 8% रह गई थी हमारी, यानी यूपी योगदान, यूपी देश की 16% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन नेशनल जीडीपी में हमारी हिस्सेदारी केवल 8% रह गई थी। और महोदय, मुझे आज ये स्थिति थी, आजादी के समय प्रति व्यक्ति आय जो राष्ट्रीय औसत के बराबर थी, जो प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के बराबर थी, 17 में यह नेशनल एवरेज का 1/3 रह गई थी, 1/3 रह गई थी। निर्यात सब कुछ होने के बाद भी केवल 84,000 करोड़ का निवेश, केवल निर्यात हम यूपी से कर पाते थे। प्रदेश का बजट केंद्रीय करों पर निर्भर हो गया था, 56% केंद्रीय करों पर निर्भरता थी। और नीति आयोग के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की गिनती पिछड़े राज्यों में हो गई थी। 17 से 25 के बीच इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने आज जो हमारी जीएसडीपी है, यह जीएसडीपी जो उत्तर प्रदेश की 16-17 में लगभग 13 लाख करोड़ की थी, आज यह बढ़ करके इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यह बढ़ करके 35 लाख। इस डिब्बे में क्या है? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वह 2 लाख करोड़ की है, उत्तर प्रदेश 1,20,000 तक पहुंच चुका है। और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में संभावना है, और इसीलिए जो हमारा एक्सपोर्ट था 84,000 करोड़ से बढ़ करके 1,86,000 करोड़ पार कर रहा है, और बजट 3 लाख करोड़ से करके 8,08,000 करोड़ इस वर्ष हम लोगों ने प्रस्तुत किया। केंद्रीय करों पर 46% रह गई है। राज्य की हिस्सेदारी भी एक क्षेत्र में आगे बढ़ी है। स्टेट एक्साइज 52 यानी 12,000 से बढ़कर के यह 60,000 तक पहुंचने जा रही है। और नीति आयोग के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में 8.9 अंकों का सुधार हुआ है। प्रदेश फ्रंट रनर स्टेट का दर्जा प्रदेश को हासिल हुआ है, और पिछले 5 वर्ष में यूपी अब बीमारू नहीं, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। अब यूपी डिजिटल स्टेट के रूप में आपको स्थापित कर, जो 2017-18 में 15-16-17 तक तो स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन 16-17-18 में हमारा जो डिजिटल लेन केवल 122 करोड़ का था, आज बढ़कर के यह लगभग 1400 करोड़ तक पहुंच चुका है। महोदय, जो सेक्टर काम हुए हैं,
अलग सेक्टर में जो काम किए हैं, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में, यहां चर्चा कर रहे थे कृषि की, नेता विरोधी दल भी कर रहे थे, हमारी जनसत्ता पार्टी के नेता श्री रघुराज प्रताप सिंह जी भी कर रहे थे, अन्य मान्य सदस्यों ने भी इस बात कही थी। 1947 से 2017 तक हमारे किसानों ने कठिन परिस्थितियों में पसीना बहाकर के अन्न उगाया, परंतु उत्पादकता की जो रफ्तार थी वो सीमित रही, लागत ज्यादा पड़ती थी। गेहूं, चावल, दलहन, इन सब में हमारा राष्ट्रीय योगदान बहुत थोड़े से था। सिंचाई की परियोजनाओं की आपने चर्चा की, उनकी रफ्तार बहुत धीमी थी। आप सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना की बात कर रहे थे पांडे जी, ये सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 1971 में बनी थी। उस समय इसकी लागत थी 100 करोड़। इसका जो डीपीआर समय बना था उस करोड़ का बना था, लेकिन योजना जब समय पे नहीं बनती है, ईमानदारी से उसका क्रियान्वयन नहीं होता है, तो जब 2021 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे पूरा किया, तब तक इसकी लागत बढ़कर के हो चुकी 10,000 करोड़। कौन लोग दोषी हैं 1971 में बनी हुई परियोजना को समय पे क्रियान्वयन न करने के? इस सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कारण यह योजना बन पाई और इसके कारण 14 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। ऐसे ही अन्य अर्जुन सहायक परियोजना हो, बाण सागर की परियोजना हो, ये सभी परियोजनाएं ऐसी थी जो पिछली सरकारों के विजन के अभाव के कारण और कोई विजन डॉक्यूमेंट न होने के कारण आधी अधूरी पड़ी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में आने के बाद इन सभी का क्रियान्वयन उस रूप में किया। सिंचाई परियोजनाओं की धीमी विस्तार, आधुनिक तकनीक, मार्केट से लिंक करने का कोई प्रावधान नहीं और सीधे वित्तीय सहायता किसान के अकाउंट में नहीं। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य के क्षेत्र में योजनाबद्ध निवेश का अभाव, कृषि आधारित उद्योग सीमित क्षमता से ही चल रहे थे। लेकिन 2017 के बाद पिछले 8 वर्षों में जो कुछ भी आया है आपके सामने, पिछले 3 वर्षों में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में विकास दर प्रदेश में 14% से अधिक था। ये डबल डिजिट में गया है। आपके समय में सिंगल डिजिट में कृषि की विकास दर थी और याद रखना ये भी राष्ट्रीय औसत से एक बेहतर स्थिति में है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में संभावना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक सिंचित भूमि किसी के पास है तो वह उत्तर प्रदेश के पास है। सबसे उर्वरा भूमि किसी के पास है तो उत्तर प्रदेश के पास है। खेती में नई तकनीक के समावेश, अच्छी क्वालिटी के बीज और खाद की पर्याप्त उपलब्धता के फलस्वरूप जो प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में राष्ट्रीय योगदान आज बढ़कर के हमारा जो राष्ट्रीय पहले सीमित जो स्थिति थी, जो बढ़कर के लगभग 21% खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है पूरे देश के लिए, जबकि देश के अंदर जो कृषि योग्य भूमि है उत्तर प्रदेश के पास उसका शेयर केवल 10% है। जनसंख्या 16% है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश से, क्योंकि प्रकृति और परमात्मा की जो असीम कृपा है, उस असीम कृपा का परिणाम हमारे अन्नदाता किसानों के परिश्रम और पिछले 8 वर्ष के अंदर किए गए प्रयास का परिणाम है
कि आज उत्तर प्रदेश का इसमें योगदान देश के अंदर 21% तक पहुंचा है। 2024-25 में गेहूं उत्पादन 414.39 लाख मीट्रिक टन, जो राष्ट्रीय योगदान यानी देश के अंदर कुल गेहूं उत्पादन में 35% से अधिक है, जो देश में नंबर 1 पर है। गेहूं उत्पादन में 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़ा करके आज 40 कुंटल को पार कर चुका है। कुछ प्रगतिशील किसानों ने 48 और 50 कुंटल पर हेक्टेयर भी पैदा किया है, लेकिन एवरेज 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर आया है। चावल उत्पादन 219 लाख मीट्रिक टन, राष्ट्रीय जो देश के अंदर यूपी का योगदान है वह लगभग 14.7%, ये देश में अग्रणी है। गेहूं और चावल का राष्ट्रीय योगदान जो क्रमशः प्रदेश में हमारा जो था वो 30% से बढ़कर के 35% गेहूं में और चावल में 12% से बढ़कर के लगभग 14.7% तक उत्तर प्रदेश का योगदान बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में 2016-17 से 2024-25 के बीच प्रमुख फसलों में जी औसत उत्पादन का जो वृद्धि दर है वो 42.8% है, जबकि इससे पहले 16-17 के पहले यह जो योगदान था ये मात्र 8.7% ही था। अब दलहन और तिलहन को आप देखें, दलहन और तिलहन में भी उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ अपने अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया। तिलहन उत्पादन 29.2 लाख मीट्रिक टन, आज यह लगभग 7% तक यूपी पहुंचा है राष्ट्रीय योगदान में, लेकिन 16-17 तक यह था मात्र 3.3% का योगदान। तिलहन उत्पादन में 8 वर्षों में 46.6% की वृद्धि हुई है। दलहन उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने 35.6 लाख मीट्रिक टन राष्ट्रीय योगदान जो इसमें का उत्पादन किया, जिसमें राष्ट्रीय योगदान 14.1%। 2016-17 की तुलना में अगर आप देखें तो 2016-17 तक ये केवल 9.1% था, तो 9.1% से बढ़कर के हम आज 14.1% तक पहुंचे हैं। और दलहन उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने 8 वर्षों में 46% की वृद्धि की है। गन्ना और चीनी उद्योग के बारे में, गन्ना उत्पादन आज 2453.5 लाख मीट्रिक टन और साथ साथ पहली बार हुआ है सिंचाई की क्षमता भी बढ़ाई गई है और 15 लाख से अधिक निजी नलकूप लगाने वाले अन्नदाता किसानों को फ्री में बिजली यानी फ्री में बिजली देने का काम भी सरकार ने किया। अनिल जी, आप लोग तो अरे आ रहे आपके पास भी आ रहे हैं गौरव। आप लोगों का जो है मैं देख रहा था कि आप लोग जब गौ माता के साथ भी धोखा दे सकते हैं तो किसको नहीं धोखा देंगे आप, और यही तो करते थे। जो गौ माता को धोखा दे देगा, गाय का दूध तो पीते थे, गाय को सड़कों पे छोड़ देते थे, कसाईयों के हवाले करा देते थे, यही होता था ना, बोचड़ खाने के हवाले करा देते थे। और ये डबल इंजन की भाजपा की एनडीए की सरकार है। 7,727 निराश्रित गौ आश्रय स्थल में आज 16,35,000 गोवंश रखा गया है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के माध्यम से 2,46,426 गोवंश पशुपालकों को दिया गया है और प्रत्येक गोवंश का 1,500 रुपए हर महीने ये सरकार उन पशुपालकों को उपलब्ध करवा रही है, 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। और नंदनी कृषक समृद्धि योजना में डेयरी और दुग्ध उत्पादन हेतु 50% का योगदान भी दे रही है। आपने
गाय का दूध पिया, लेकिन गाय के दूध को कहीं भी आपने उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकेंगे? आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। हाँ, आज चिंता मत करिए पांडे जी, मैं शिक्षा में भी आ रहा हूं, चिंता मत करिए, मैं वो भी बात बता रहा हूं। नहीं नहीं, ये श्राप तो आपको लग पाएगा, और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए, इसलिए मत देखिए क्योंकि ये सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। ये सपना आपका सपना ही रहेगा। मुझे, आपका नाम माता प्रसाद पांडे है, लेकिन मैं पंडित श्यामनारायण पांडे की पंक्तियों को मैं पढ़ूंगा आपके सामने। उन्होंने कहा था, यूपी की जो विरासत है ना, यूपी की विरासत पर हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता है, हर व्यक्ति नहीं पा सकता है। और उन्होंने कहा था कि ये महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित सिसक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यह सम्मानित अधिराजों से अर्चित है राज समाजों से, इसके पदरज पोछे जाते भूपों के सिर के ताजों से। इसकी रक्षा के लिए हुई कुर्बानी पर कुर्बानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन स्वाभिमानी है। यह विरासत, ये वही विरासत है जो काशी में देखने को मिल रही है। आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं, जो अयोध्या में देखने को मिल रही है आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं, जो मां विंध्यवासिनी धाम में देखने को मिल रही है आपको इससे भी पीड़ा होगी, जो चित्रकूट में देखने को मिल रहा है आपको इससे भी पीड़ा होगी। क्योंकि ये मथुरा वृंदावन की भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पहले 16 में ही बोल चुके थे कि हम लोग दुर्योधन का स्मारक बनाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आंशिक औद्योगिक दृष्टि से कनेक्टिविटी की, इसके विस्तार की कोई भी नीति नहीं थी, और 2017 से 25 के बीच जल की भी, थल की भी और नभ की भी बेहतरीन कनेक्टिविटी आज आप देख सकते हैं। प्रदेश के अंदर हम लोग 22 एक्सप्रेस वे पे काम कर रहे हैं। आपके जो सज्जन बोल रहे थे कि सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे देश का गंगा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के बीच। अब ये सदस्य मेरठ से ही आते हैं, उनको मेरठ की विरासत पर भी, भारत माता के महान सपूत, महान क्रांतिकारी धन सिंह कोतवाल की विरासत पर भी गौरव की अनुभूति नहीं, उन पर भी गौरव की अनुभूति नहीं करते। उसी मेरठ को 12 लेन के एक्सप्रेसवे के साथ इस डबल इंजन की सरकार ने जोड़ा। नहीं तो मेरठ से दिल्ली की दूरी आपने 4 घंटे की हुई, आज 45 मिनट में इस दूरी को आप पूरा कर सकते हैं। रैपिड रेल, देश की पहली रैपिड रेल, दिल्ली से मेरठ के बीच दूरी 40 मिनट। पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यूपी का मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पे। उनको ये सब नजर नहीं आ रहा है, ये सब नजर नहीं आ रहा है। आज के दिन पे हम 7 एक्सप्रेसवे को संचालित कर रहे हैं, 5 निर्माणाधीन है और 10 एक्सप्रेसवे पर हमारे सर्वे के काम चल रहे हैं, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे के नेटवर्क के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करता है। इन 8 वर्षों में यात्रा पूरी गई है।
आज देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास और दादरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन, ये भी गौतम बुद्ध नगर जनपद में एक सुनियोजित रूप से लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना का कार्य, हवाई अड्डे जो दो क्रियाशील थे, दो आंशिक क्रियाशील थे। आज प्रदेश के अंदर 16 एयरपोर्ट संचालित हैं। 16 आप लोगों के लिए कल्पना की बात, 5 निर्माणाधीन हैं और 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसमें से संचालित हैं और 5वां इस वर्ष के अंत तक हम लोग तैयार करेंगे, जो जेवर देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। हवाई जहाज के मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग के लिए एमआरओ, इसके निर्माण की कार्रवाई भी हम लोग जेवर के पास करने जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार न केवल हमारी लॉजिस्टिक की लागत को कम करता है, बल्कि निवेश और रोजगार के नए अवसर भी उत्तर प्रदेश के लिए प्रदान करता है। औद्योगिक विकास 1947 से 2017 बदहाल कानून व्यवस्था, स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी क्या सुरक्षित होगी। किसी भी निवेशक को प्लान करने या उसकी रुचि को बढ़ाता है। औद्योगिक विकास नीति की शून्यता, टिक एंड चूज था, कोई पॉलिसी नहीं, पॉलिटिकल विल पावर की कमी थी, कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी और दूरदर्शी निर्णयों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में तालाबंदी। कानपुर क्यों बर्बाद हो गया? कानपुर के सदस्य भी यहां से गायब है, वे भी गायब हो गए। वो बोलना नहीं चाहते थे, इच्छा ही नहीं, क्योंकि नहीं बोले तो सुनना नहीं चाहते ना, क्योंकि उसके लिए स्वयं दोषी हैं। हफ्ता वसूली गैंग के सदस्य के रूप में काम करते रहे होंगे, लेकिन ये सब कानपुर को तबाह करने वाले लोग हैं। पारंपरिक हस्तशिल्प और उद्योग के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं। पांडे जी, आप तो इतने बुजुर्ग हैं, इतने वरिष्ठ हैं, और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का एक क्लस्टर रहा है, हर जनपद में रहा है, हर जनपद में रहा है, बहुत समृद्ध रहा है यूपी से। लेकिन ये हतोत्साहित होकर के एकदम मरणासन हो गया था। और 8 वर्ष में जो हुआ है, 8 वर्ष में 1947 से 2017 तक कुल 14,169 कारखाने प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड थे, 14,169, और आज पिछले 8 वर्ष में 27,295 कारखाने उत्तर प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड हैं। क्या ये निवेश नहीं हुआ? हमने 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आमंत्रित किया। हमारे एमओयू हुए हैं, जिनमें 15 लाख को हमने ग्राउंड ब्रेकिंग भी कराया है, जमीनी धरातल पर उतारा है। इसके माध्यम से 60 लाख युवाओं को प्रदेश के अंदर ही रोजगार भी मिला है और हमारे लगभग 3 से 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव पाइपलाइन में हैं, जिन पर अभी हम काम कर रहे हैं। इसके लिए 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई गई। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित किया गया, उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया, उसको डिजाइन के साथ जोड़ा गया, उसको पैकेजिंग के साथ जोड़ा गया, मार्केट लिंक किया गया, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ा गया। और आज परिणाम है कि जीआई टैग के आधार पर अगर उत्तर प्रदेश को देखेंगे, देश में नंबर 1 पर 77 ऐसे प्रोडक्ट हैं यूपी के अंदर जो यूपी के परंपरागत उद्यम में आते हैं और जिन्हें जीआई टैग मिला है भारत सरकार का, और इसको जीआई टैग के माध्यम से इसने आज देश के और वैश्विक स्तर पर ये अपनी एक नई पहचान बना रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं, उस देश के राष्ट्राध्यक्ष को
देश के अंदर की ही बनी हुई और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम जिसमें हमारे हस्तशिल्पी, हमारे कारीगर का श्रम लगा है, उसका पसीना बहा है, उसको सम्मान देने का काम करते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कोविड कालखंड में भी कहा, और अभी वाराणसी जब प्रधानमंत्री जी आए थे तब भी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों का आह्वान किया था, वोकल फॉर लोकल। यह हस्तशिल्पी, यहां का पैसा यहीं के हस्तशिल्पियों को प्राप्त हो, यहीं के कारीगरों को प्राप्त हो, समृद्धि के लिए आवश्यक है हम स्वदेशी को अपनाएं। और उस स्वदेशी की आपने क्या स्थिति कर दी थी, क्या स्थिति कहां पहुंचा दिए थे आप? हतोत्साहित थे, हतोत्साहित थे वे सभी लोग, प्लान कर रहे थे, भूखमरी के कगार पर थे। वे सभी उद्योग बंदी के कगार पर हो चुके थे। और कौन लोग थे उसमें? वे सभी अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए लोग थे, वंचित थे, गरीब थे, अल्पसंख्यक थे। आप कुछ नहीं कर पाए। 4-4 बार सरकारें थी आपकी। 1947 से लेकर के लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया। उन उद्यमियों के लिए, उन हस्तशिल्पियों के लिए, उन कारीगरों के लिए क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। अब बात करते हैं पीडीए का। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो आपने बनाई है, ये जनता की आंखों में धूल झोंकने के अलावा और कुछ थोड़ा है। पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से पिछले 8 वर्ष में गांव का मोची हो, गांव का धोबी हो, गांव का नाव हो, गांव का कारपेंटर हो, गांव का राजमिस्त्री हो, गांव का कुम्हार हो, गांव का कोई भी व्यक्ति हो, उसके एक निश्चित ट्रेनिंग टूल किट बैंक से लिंक करना और उसको फिर से स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने का काम एक डबल इंजन की सरकार ने किया है और इस पर लगातार कार्य कर रही है। हमने बांटा तो नहीं। पेंटर को, लोहार को और सारी जातियों को उस समय बांटा गया था। ऐसा नहीं है, लेकिन आपने उसको बड़े पैमाने पर किया होगा, हम लोग तो देखे नहीं। चलिए, धन्यवाद आपको कि आपने कम से कम स्वीकार तो किया। ये उनके जीवन में परिवर्तन करने का आधार बना है और इस पर सरकार ने काम किया है, क्योंकि ये हमारे, आज आप देखते होंगे पहले पर्व और त्योहार आते थे और पर्व और त्योहारों में चीन का सामान यहां के बाजार में भर जाता था, और आज उत्तर प्रदेश के बाजार में अगर आप देखेंगे कोई पर्व और त्योहार आता है, कोई भी पर्व और त्योहार हो, और दीपावली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो, कोई भी पर्व और त्योहार आता है, उन पर्व और त्योहारों पर आज उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी कारीगरों और उत्तर प्रदेश के उद्यमियों ने जो प्रोडक्ट तैयार किया है, इस प्रोडक्ट को पूरे मार्केट में ये भरा रहता है। उत्तर प्रदेश के मार्केट में भी डिमांड होती है, यही लोग खरीदते हैं, यही उपहार के रूप में देते हैं। मेरे पास तो कोई भी राष्ट्राध्यक्ष या कोई भी किसी मिशन से जुड़ा हुआ एम्बेसडर आता है तो मैं तो उपहार के रूप में अतिथि को अपनी ओडीओपी के प्रोडक्ट को ही देता हूं, और उन्हें देता हूं क्योंकि ये पैसा जाएगा उन हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जाएगा जो प्रदेश के विकास में योगदान देगा। लेकिन आपके यहां तो जब सिपाही महोत्सव आप करते थे और रामपुर में भी जन्मदिन का आयोजन करते थे तो बर्किंगम की वो बुकी मंगाते थे समारोह को करने के लिए, है बग्गी विदेशी से। क्या आप लोगों का आचरण है? अपने को समाजवादी कहते हैं। रानी विक्टोरिया और भी रानी विक्टोरिया की। तो ये तो आप लोगों की स्थिति थी। ये तो दोहरा चरित्र था आप लोगों का, और यही आपका विजन भी है।
आप बात तो आजादी की करते हैं, लेकिन काम गुलामी जैसा करते हैं। बर्किंघम की बुकी को बुला करके और फिर नेताजी जैसे भोले भाले व्यक्ति को भी बदनाम करने का काम कर दिया आप लोगों ने। शिवपाल उनकी विरासत के अंतिम उत्तराधिकारी थे, लेकिन बेचारा भी अब एकदम गच्चो कच्चा खा गया, चाचा भी गच्चा खा गया। महोदय, एमएसएमई के लिए जो सरकार ने प्रयास किए, परिणाम क्या थे? औद्योगिक ऋण। देखिए, सीडी रेशियो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, औद्योगिक ऋण जो पहले हमने वितरित किया 2017 में 3,54,000 करोड़ रुपए इन सभी क्लस्टर्स से जुड़े हुए लोगों को उपलब्ध करवाए गए, और 24-25 में यह बढ़कर के 9,24,000 करोड़ हुआ है। 9,24,000 करोड़। प्रदेश के अंदर सीडी रेशो यानी बैंक में हमारा जितना पैसा जमा हो रहा है, वह पैसा यहाँ के उद्यमियों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के किसानों को प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या क्रेडिट डेबिट की इस व्यवस्था को बैंकों के माध्यम से देखा जाता है। जितना पैसा जमा हो रहा है उतना पैसा यहाँ के लिए विकास के लिए उपलब्ध होकर बैंकर्स करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। इसका फीसदी पहले 44% था 16-17 में, और आज ये बढ़ करके लगभग 62% पहुंचा है। 62%। पांडे जी, सिंगल विंडो सिस्टम को आज यहां पर निवेश सारथी पोर्टल बनाया गया है, और अभी मैं तो चाहूंगा आप भी 25 से 29 सितंबर के बीच में ग्रेटर नोएडा में हम पिछले 3 वर्ष से इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन करने जा रहे हैं। वहां कोई हिंदू मुस्लिम नहीं देखता। उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रोडक्ट बनाई जाती है उसको डिस्प्ले करने का, बाहर से हम लोगों को बुलाते हैं। दुनिया के 500 से अधिक बायर्स आते हैं, बायर सेलर्स मीट होता है, और फिर उसके ऑर्डर दिए जाते हैं। परिणाम क्या था? गत वर्ष 500 ऐसे बायर्स बुलाए गए थे जो बाहर से आते थे, खरीदारी करते थे, और 2,200 करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर यहां के उद्यमियों को, यहां के लोगों को प्राप्त हुआ है, यहां के व्यापारियों को प्राप्त हुआ है। एफडीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के लिए भी हम लोगों ने एक पॉलिसी बनाई है। और एफडीआई के मामले में अगर आप देखेंगे सन 2000 से 2017 तक केवल 3,303 करोड़ रुपए का ही एफडीआई यूपी के अंदर आया था, और 17 से अब तक 16,316 करोड़ रुपए का एफडीआई यहां पर उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। आप ऊर्जा की बात कर रहे थे। ऊर्जा 2047 यानी 1947 से 2017 तक सीमित क्षमता थी और अनियमित विद्युत आपूर्ति थी। ऊर्जा क्षेत्र में निजी इकाइयों को मिलाते हुए कुल उत्पादन हमारे यहां 12,000 मेगावाट थी यूपी के अंदर। इसमें एनटीपीसी भी था, यहां के पावर प्लांट भी थे, और अन्य निजी क्षेत्र भी थे। उद्योग हो या खेती, घरेलू उपयोग सभी के लिए क्षमता अपर्याप्त थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति अक्सर यानी रहती ही नहीं थी, जिसके कारण सिंचाई, पढ़ाई और छोटे उद्योग ये सब बंदी के कगार पर जा चुके थे। और 2017 से 2025 के बीच आपने कहा कि हमारे यूपी में कितनी उत्पादकता बढ़ी है अतिरिक्त। अगर 12 से 17 के बीच में आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में 6,000 मेगावाट की आपने बिजली की उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया होगा।
लेकिन 17 से लेकर के अब तक हम लोग 8,000 मेगावाट की अतिरिक्त वृद्धि किए हैं यूपी में पावर जनरेशन की। आप यूपी में इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं 2016-17 तक जो पीक जाता था पावर का वह 16,000 मेगावाट तक पहुंचता था। बिजली की क्या स्थिति रहा करती थी हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति भुक्तभोगी है। और आज यही पावर की पीक आवर में जो डिमांड होती है वो 33,000 मेगावाट की होती है। 33,000 यानी आपसे दोगुने से अधिक, और तब भी पावर कॉर्पोरेशन इसकी सप्लाई कर रहा है। प्रदेश के अंदर इस दौरान 1,21,000 मजरों में अतिरिक्त विद्युतीकरण का काम भी किया गया। और मैं इस बात को विद्युत मंत्री से कहूंगा कि वो एक बार दिखाएं आपके यहां कि आप जिस बिजली की योजना के बारे में बात कर रहे हैं वहां पर आखिर कहां वो पैसा गया, क्यों नहीं हो पाए। होगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन ये भी हम बताना चाहेंगे कि सारे कार्य हुए हैं। 1,21,000 और 1,86,00,000 परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए गए। 8 वर्षों में 765 केवीए के 3, 400 केवीए के 21, 220 केवीए के 72 और 132 केवीए के 99 सब स्टेशन भी स्थापित हुए हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। आप विधानसभा, आप यहां मंत्री भी रहे हैं, आप स्पीकर भी रहे हैं। आप संबंधित मंत्री को बुलवा करके उनसे बोल करके बात भी कर सकते थे। और बेसिक शिक्षा मंत्री ने यहां पे सदन में भी इस बात को कहा। देखिए, मैं आज इसके माध्यम से बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर कुल 1,56,000 बेसिक शिक्षा परिषद और अन्य उससे संबद्ध विद्यालय हैं। 2017 के पहले की स्थिति क्या थी? ये सब बंदी की कगार पर थे, जर्जर हालत थी। शिक्षक छात्र का कोई रेशो नहीं था। अत्यंत खराब स्थिति में थी। ड्रॉप आउट रेट देश के अंदर सर्वाधिक राज्यों में यूपी की थी। हम लोगों ने सबसे पहले जुलाई 2017 में स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया। स्कूल चलो अभियान, और तब मैंने इस सदन में कहा था, उस समय आप नहीं आ पाए थे, इस सदन में नहीं थे उस समय, और तब मैंने इस सदन का आह्वान किया था कि हर माननीय सदस्य, प्रदेश का हर प्रशासनिक अधिकारी, प्रदेश के हर उद्यमी उन विद्यालयों से जुड़े हुए या उस गांव से जुड़े हुए पुरातन छात्र एक एक विद्यालय गोद लें और ऑपरेशन कायाकल्प की घोषणा की थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1,36,000 विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हमने संतृप्त करने का काम किया। आज जो विद्यालय देखने लायक हैं उनमें फर्श है, बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट है, पेयजल की व्यवस्था है, बिजली या सोलर पैनल लगाए गए हैं, डिजिटल लाइब्रेरी है, स्मार्ट क्लास है, और उन बच्चों के लिए बैठने की भी व्यवस्था की गई है। खेल के मैदान भी बनाए, कुछ जगहों खेल के मैदान भी बनाए गए हैं। ये बेसिक शिक्षा की पहली व्यवस्था। फिर उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म की व्यवस्था, हर बच्चे के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स यानी जूता, मोजा, स्वेटर, यह भी सरकार ने उपलब्ध करवाया। हम लोग जब बनाते थे इन सभी में कुल 1,000 रुपया खर्च होता था। छोटे बच्चे थे और हम 1,200 रुपए डीबीटी के माध्यम से उन परिवारों को आज उपलब्ध करवा रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से क्या ये हमारा दायित्व नहीं बनता है कि हम अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में हम भी बैठक लेकर के
अभिभावकों को भी और उन शिक्षकों को भी इसके लिए तैयार करें। आपने देखा होगा, मैं एक दिन एक चैनल को देख रहा था और बहुत अच्छी रिपोर्टिंग चल रही थी शिक्षा की, उसको लेकर वो दिखा रहे थे जब स्कूल पेयरिंग की बात, स्कूल मर्जर की बात आ रही थी, उस समय उन्होंने दिखाया एक विद्यालय जो जर्जर स्थिति में है, छात्र नहीं है, और एक विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से सरकार के आह्वान पर गांव के ही लोगों ने पर्याप्त मात्रा में क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम, फर्नीचर और क्लासरूम भी एसी बनाए गए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद में सुल्तानपुर का ही वो विद्यालय है, सुल्तानपुर जनपद सुल्तानपुर का भी है और वाराणसी के भी हैं, गोरखपुर के भी हैं, अन्य तमाम जनपदों में बनाए गए हैं। इसी प्रदेशवासियों ने बनाए हैं, जनप्रतिनिधियों ने रुचि लेकर के भी बनाए हैं। 17 के पहले तो ऐसा नहीं था, 17 के बाद हुआ है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, प्रदेश सरकार किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करने जा रही है, किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करेंगे। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि इंटीग्रेटेड कैंपस बनने चाहिए बच्चों के लिए, जहां पे वह प्री प्राइमरी से लेकर के और सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर सकें। उसी के मॉडल दिए गए हैं अटल आवासीय विद्यालय। पांडे जी, मैं जाऊंगा, यहां पे हमारे श्रम और सेवायोजन मंत्री हैं राजभर जी, श्री अनिल राजभर से कहूंगा कि एक बार आपको अटल आवासीय विद्यालय का दौरा करवाएं। अभी मैं बिलारी में भी आया था, बिलारी के विधायक भी नहीं होंगे, हाँ भाग गए होंगे, क्योंकि स्वतंत्र देव जी ने ऐसी कसम उनको खिला दी है कि बेचारे समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि किसके नाम पे कसम खाएं। ऐसी कसम मत खिलवाया करोगे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, किसके नाम पे करें, और खन्ना जी किसके नाम पे कसम खाते हैं। ये स्थिति है, ऐसा मत किया करिए भाई। आप तो घर में जो है, आप पता नहीं किन स्थितियों में रहते होंगे, लेकिन खन्ना जी के बारे में और कम से कम हमारे ये फहीम इरफान के बारे में तो आपको सोचना चाहिए। वो बेचारा भी अपनी किस्मत को कोस रहा होगा कि आपने ऐसी कसम खिला दी। मैं बिलारी में गया था अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए। आप देखिए ना उन बच्चों के, आप अपने बच्चों को तो विदेशों में भेजते हैं पढ़ने के लिए, श्रमिकों के बच्चों के विद्यालय को बंद करते थे, उनके लिए कोई सुविधा नहीं देते थे। आज श्रमिकों के बच्चों के लिए, निराश्रित हो चुके बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय हम बना चुके हैं। और यही नहीं बना रहे हैं, कैंपस जो हम बनाने जा रहे हैं, अभी सीएम अभ्युदय विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय और सीएम कंपोजिट विद्यालय एक मॉडल बनने जा रहे हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को भी अपग्रेड किया गया। 8वीं तक के गरीब परिवारों की बच्चियां पढ़ती थी, 12वीं तक की बच्चियां उसी कैंपस में पढ़ेंगी। सभी प्रकार की सुविधाओं को वहां पर सरकार ने उपलब्ध करवा दिया। ये भी वहां पे उपलब्ध कराई गई। और 29,000 से अधिक जिन विद्यालयों की बात कर रहे हैं, 27,000 विद्यालय हैं, 27,000 विद्यालयों को हमने स्वेच्छा से इस बात के लिए कहा कि जो विद्यालय चाहेंगे, 50 से कम छात्र हैं तो 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर का दायरा बहुत लंबा नहीं होता। पांडे जी, आप 4-4 किलोमीटर जाते थे, क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन विद्यालयों को इंटीग्रेटेड कैंपस, छात्र शिक्षक रेशियो ठीक हो जाए, छात्र शिक्षक रेशियो कम से कम 3 शिक्षक जरूर हों उन विद्यालयों में। अगर छात्र संख्या ज्यादा है, शिक्षक की संख्या बढ़ाइए। हमने इस बात को कहा है कि 22 छात्रों पे 1 शिक्षक की उपस्थिति जरूर हो।
ये अनिवार्य किया जाए, और बाकी जगह खाली होती है अधियाचन भेजिए, हम आयोग के माध्यम से नई भर्ती करवाएंगे। शिक्षा आयोग नई भर्ती करेगा और इस समय पे होना चाहिए, लेकिन 3 से 6 वर्ष तक की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। और ऐसा नहीं कि स्कूल टेयरिंग की स्थिति केवल यूपी के अंदर हो रही है, हिमाचल में हुई, कांग्रेस ने हल्ला नहीं किया। कर्नाटक में हुआ, कांग्रेस ने हल्ला नहीं किया। अन्य राज्यों में हुआ, कहीं हो हल्ला नहीं हुआ। यूपी में हम कर रहे हैं कि नहीं, अच्छा कैंपस मिलना चाहिए, छात्र शिक्षक रेशियो ठीक होना चाहिए, शिक्षा की गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब छात्रों पे विशेष ध्यान देना है तब उन बच्चों के लिए शिक्षक उपलब्ध न हो। क्या स्थिति है? कहां आप देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे? ऐसा नहीं कि पिछले 8 वर्ष में जो परिवर्तन किए गए इसके परिणाम आज नीति आयोग इसको स्वीकार करता है। देश की और दुनिया की तमाम एजेंसियां जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, वे इसको स्वीकार करती हैं कि उत्तर प्रदेश में बेहतर कार्य हुआ। लेकिन उस सब के बावजूद भी जो आरोप प्रत्यारोप आप लोग करते हैं, राजनीति करिए अपने मुद्दों पर, लेकिन यह कहना कि सरकार ने बंद कर दिया, यह दुष्प्रचार क्यों आप करते हैं? यह दुष्प्रचार है। बंद नहीं कर रही है सरकार, टेयरिंग कर रही है। 1 किलोमीटर के दायरे पे छात्र शिक्षक रेशियो को आपने देखा होगा, लखनऊ के एक विद्यालय में 29 शिक्षक, 23 कभी नहीं जाते थे। व्यवस्था की गई कि स्कूल में भेजो, स्कूल जाए, और उन शिक्षकों ने अपनी मेहनत से भी काम किया जिन्होंने 1,36,000 विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के साथ जोड़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का